हेलो एवरीवन। आज हम नेक्स्ट टॉपिक गुप्त साम्राज्य को क्लियर करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। दोस्तों आपको बता दें कि गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त का पुत्र उसके बाद में उत्तराधिकारी बना। श्रीगुप्त के पुत्र का नाम घटोत्कच था। तो श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त वंश का शासक हुआ। दोस्तों आपको बता दें कि इन्हें वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता था गुप्त वंश का, क्योंकि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक आगे हम बताएंगे चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता था। दोस्तों आपको बता दें कि गुप्त वंश में अधिकतर राजाओं ने महाराज धीराज की उपाधि धारण करी है, लेकिन इन्होंने सिर्फ महाराज की उपाधि धारण करी है, जो उस समय सामंत धारण किया करते थे। दोस्तों आपको बता दें कि गुप्त वंश के संस्थापक तो श्रीगुप्त थे, लेकिन इन्होंने किस की उपाधि धारण करी थी? महाराज की उपाधि धारण की थी। महाराज धीराज की उपाधि धारण नहीं करी थी। आप इस पॉइंट्स को आप नोट आउट कर लीजिएगा दोस्तों, नोट्स बना लीजिए और पॉइंट नोट आउट कर लीजिए कि इन्होंने महाराज धीराज की उपाधि धारण नहीं करी थी। इन्होंने सिर्फ महाराज ओनली वन महाराज की उपाधि धारण करी थी। श्रीगुप्त ने भी महाराज की उपाधि धारण करी। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी घटोत्कच आता। श्रीगुप्त का पुत्र घटोत्कच उनका उत्तराधिकारी बना और घटोत्कच ने भी महाराज की ही उपाधि धारण की थी। दोस्तों आपको बता दें कि पाटिल पुत्र गुप्त वंश की उस समय राजधानी हुआ करती थी, और इस समय इस वंश का जो प्रथम महान शासक था वो चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। दोस्तों आपको बता दें कि अभी हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात करने का हमारा मतलब है, दोस्तों आपको बता दें कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता था, लेकिन अभी हम सिर्फ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो हम अभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में ना बात करके सिर्फ हम चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बात करेंगे। ये आपको पॉइंट आउट कर लेना है, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता था, चंद्रगुप्त प्रथम को हम विक्रमादित्य नहीं कहते। तो दोस्तों आप इस पॉइंट्स को नोट आउट कर लीजिएगा। इस वंश का जो प्रथम महान शासक हुआ वो चंद्रगुप्त प्रथम था। दोस्तों आपको बता दें कि इसका कार्यकाल जो था 319 से 335 ईस्वी था, और इसे ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अर्थात गुप्ता डायनेस्टी जो थी इस वंश का जो वास्तविक संस्थापक था, रियल संस्थापक था, वो चंद्रगुप्त प्रथम ही था, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले महाराज धीराज की उपाधि धारण करी थी। दोस्तों आपको बता दें कि जबकि अगर ये पूछा जाता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो आप श्रीगुप्त को ही टिक करेंगे, ऑप्शन में रहता है। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आप श्रीगुप्त के रहते हुए भी चंद्रगुप्त प्रथम को ही मतलब ज़्यादा वरीयता देंगे और उसी को टिक करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि चंद्रगुप्त प्रथम जो था वास्तविक संस्थापक था गुप्त वंश का, लेकिन गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। दोस्तों आपको बता दें कि चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी, तथा लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से इन्होंने विवाह भी किया था। किससे इन्होंने विवाह किया था? राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। दोस्तों आपको बता दें कि चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज की उपाधि गुप्त वंश में सबसे पहले धारण करी थी, क्योंकि इससे पहले दो शासक हुए श्रीगुप्त और घटोत्कच, तो उन्होंने तो महाराज की उपाधि धारण की थी, अर्थात महाराज धीराज की उपाधि उन्होंने तो धारण ही नहीं की। दोस्तों आपको बता दें कि एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा जाता है कि गुप्त संवत की स्थापना करी थी किसने। तो दोस्तों आपको बता दें कि महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाले सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही 319 ईस्वी में गुप्त संवत को प्रारंभ किया था, अर्थात गुप्त संवत की स्थापना करी थी। इसके पश्चात आए समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक बना। दोस्तों आपको बता दें कि समुद्रगुप्त गुप्त वंश के बहुत प्रसिद्ध शासक हुए, क्योंकि विंसेंट स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा है। अर्थात इनकी वीरता को देख करके विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। तो दोस्तों आप इस पॉइंट को जरूर ही लर्न रखेंगे, क्योंकि ये बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। और किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ, एक विद्वान थे, उन्होंने कहा था। और दोस्तों आपको बता दें कि जो गुप्ता डायनेस्टी थी, इसे भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। ये गोल्डन ईरा था इंडियन हिस्ट्री का। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, इसे ये इंपॉर्टेंट टर्म है कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता था। दोस्तों आपको बता दें कि समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अप्रतिरथ, व्याघ्र पराक्रमांक और पराक्रमांक जैसी उपाधियां अंकित है। अर्थात समुद्रगुप्त के सिक्कों पर ये उपाधियां अंकित, तो कहने का मतलब समुद्रगुप्त ने इन उपाधियों को धारण किया था। और दोस्तों आपको बता दें कि इन सबसे ज्यादा परीक्षा में ये पूछा जाता है कि कविराज की उपाधि किसने धारण करी थी? तो समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने क्या कहा था? भारत का नेपोलियन कहा था। दोस्तों आपको बता दें कि कई बार एग्जाम में यह भी पूछा गया है कि कौन सा शासक था जिसे सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है या वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है, क्योंकि बीड़ा एक वाद्य यंत्र होता है। तो दोस्तों कहीं कहीं ये भी लिखा मिलता है कि इन्हें सिक्के पर वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया, अर्थात समुद्रगुप्त को सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए या वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है।
और समुद्रगुप्त ने किस चीज़ की उपाधि धारण करी थी? कविराज की। दोस्तों आपको बता दें कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि परीक्षा में रिपीटेड पूछे ही जाते हैं और रिपीट प्लस इन्हें बहुत बार पूछ चुका है। आर का एग्जाम आने वाला है, आप पेट का एग्जाम देंगे ही, इसके बाद लेखपाल मेंस भी आएगा और का एग्जाम लगे हैं, तो दोस्तों आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसे। समुद्रगुप्त के जो संधि विग्रह का आधार जो विदेश मंत्री था वो राजकवि हर्षेण ने, जो ये थे विदेश मंत्री थे हर्षेण, इन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना करी है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने करी थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना हर्षेण एक राजकवि था। ये किसका राजकवि था? समुद्रगुप्त का। इन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना करी। दोस्तों आपको बता दें कि समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण भी प्रदान किया था, अर्थात अपने राज्य में इन्हें संरक्षण प्रदान किया था, इन्हें रख लिया था। दोस्तों आपको बता दें कि समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय 375। दोस्तों आपको बता दें कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय ये गद्दी पर बैठा। इसी चंद्रगुप्त द्वितीय को ही दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। तो कई बार आप कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कौन था, क्योंकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने हमने बचपन में भी पढ़ा है, क्योंकि वो एक न्यायी राजा था। दोस्तों आपको बता दें कि चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अर्थात विक्रमादित्य भी कहा जाता है और ये अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों आपको बता दें कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ही फायान नामक एक यात्री आया था। दोस्तों आपको बता दें कि चीनी यात्रियों के आने का क्रम परीक्षा में वैसे कई बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले कौन आया था? फाहियान आया था। फाहियान आया, उसके बाद में फिर होयनसांग आया। तो ये दोनों तो आप जरूर ही याद रखिए। उसके बाद में इत्सिंग आया था। ठीक, तो आप याद रखिएगा, फायान आया, फिर उसके बाद में होयनसांग आया, फिर इत्सिंग आया। तो फायान किसके राज्य में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में फायान नामक यात्री आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता है, ये चीज आप याद रखिए। और विक्रमादित्य कब से चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाने लगा? तो दोस्तों जो शक लोग थे, शक शासक थे, उन्हीं को पराजित जब किया चंद्रगुप्त द्वितीय ने, अर्थात शकों को पराजित करके उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और चांदी के सिक्के चलाए। तो दोस्तों कई बार क्वेश्चन ये बन चुका है कि चांदी के सिक्के सर्वप्रथम किस शासक ने चलाए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने, आधार चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और दोस्तों आपको बता दें कि चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य ने परम भागवत की भी उपाधि धारण करी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी जो कुमारगुप्त प्रथम था, इसका कार्यकाल 415 से 455 ईस्वी था। दोस्तों आपको बता दें कि कुमारगुप्त इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा कहाँ है? बिहार में। ये उस पुराने जमाने में यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जैसे आज बीएचयू है, जीएनयू है, जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है और बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं अपने इंडिया में फेमस। तो वैसे ही उस समय नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी बहुत ही प्रसिद्ध थी, प्राचीन काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता था। और दोस्तों कई बार तो ये भी पूछा गया कि नालंदा विश्वविद्यालय में किसके लिए फेमस है? अधिकतर ये बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए फेमस हुआ करता था। तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था? कुमारगुप्त ने। दोस्तों आपको बता दें कि कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी जो हुआ स्कंदगुप्त हुआ और स्कंदगुप्त के समय हूणों का आक्रमण भी हुआ था। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि स्कंदगुप्त ने हूणों को एक बार पराजित भी किया था, ऐसा नहीं है। तो कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय ही हूणों का आक्रमण हुआ। और दोस्तों आपको बता दें कि स्कंदगुप्त ने गिरनार स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार भी करवाया था। दोस्तों आपको बता दें कि ये सुदर्शन झील बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। गिरनार कहाँ पर है? गुजरात के जूनागढ़ में है। दोस्तों आपको बता दें कि गिरनार स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने। और जो विष्णुगुप्त था ये गुप्त वंश का अंतिम शासक था। तो दोस्तों कई बार पूछा जाता है कि अंतिम शासक और पहला शासक वैसे भी किसी भी डायनेस्टी यानी किसी भी वंश का इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैंने आपको मौर्य वंश में भी बताया था कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। तो वैसे ही गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। आप इस पॉइंट को लर्न रखिएगा क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपको बता दें कि जो गुप्त प्रशासन था, गुप्त साम्राज्य था, अनेक प्रांतों में विभाजित हुआ था। प्रांत को देश, अवन अथवा भुक्तिक कहा जाता था। और जो भुक्ति के शासक थे वो उपरिक कहलाते थे, सीमांत प्रदेशों के शासक गोप्ता कहलाते थे। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो भुक्ति होता था वो भी कई विषय में बटे हुए थे, जिनके प्रमुख क्या होते थे? विषयपति होते थे। जिनके प्रमुख क्या होते थे? विषयपति। और जो दंडपासिक है ये पुलिस विभाग का प्रमुख होता था। तो कई बार पूछा जा सकता है कि दंडपासिक क्या हुआ करता था गुप्ता एरा में, गुप्त डायनेस्टी में? तो दंडपासिक क्या होता था? पुलिस विभाग का प्रमुख हुआ करता था। दोस्तों आपको बता दें कि प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो ग्राम हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम हुआ करती थी। और ग्राम समूहों को पेट कहा जाता था। उस समय क्या कहा जाता था? और दोस्तों आपको बता दें कि इसी समय ही टैक्स नहीं वसूले जाते, उस समय भी टैक्स लिया जाता था। भू राजस्व की दर 1/6 थी। दोस्तों यदि आपको ये ना समझ में आ रहा हो कि भू राजस्व क्या है, ये लैंड रेवेन्यू एक प्रकार से होता है, जो लगान, सिंपल भाषा में
में आप गांव में कहते हैं कि अमीन जो है वो लेखपाल से नीचे का अधिकारी होता है, तो वही वसूली करने जाता है दोस्तों तहसीलदार के कहने पर गांव में कि आपका लगान इतना आया है, आप दे दीजिए, क्योंकि आपको गवर्नमेंट को अपनी भूमि के बदले में कुछ टैक्स पे करना पड़ता है। तो ऐसे उस समय भी कुल जो आय हुआ करती थी, कुल आय का 1/6 आपको क्या करना पड़ता था, भू राजस्व की रेट थी उस समय, भू राजस्व की दर थी कितनी, इतना सरकार को मतलब शासक को देना पड़ता था। दोस्तों आपको बता दें कि सिंचाई हेतु अरघट या रहट जो घटी यंत्र होता था, लोग कहते थे ना कि अभी भी गांव में रहट वगैरह चलते हैं, तो सिंचाई हेतु अरघट या रहट का प्रयोग होता था, उस समय भी हुआ करता था। तो कहने का मतलब है अभी हम बहुत ज़्यादा बदले नहीं हैं, हमें को बहुत सारी, देखिए हमारी सभ्यताओं और संस्कृतियों में कुछ ना कुछ चेंजिंग आई है ज़रूर, लेकिन हमने अपनी पुरानी सभ्यताओं को भी खोया नहीं है। और भारतीय संस्कृति इसीलिए तो महान है। विदेशी लोग क्या करने आते हैं भारत, इंडिया में अपने उत्तर प्रदेश में बीएचयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहाँ पर एक लंका है, वहाँ पर अभी प्राचीन भारत के पूरे चित्रवत विवरण वहाँ मिलता है। आप जाकर अपनी भारत की संस्कृति को वहाँ पर देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है विदेशी लोग भारत क्यों भ्रमण कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी भारत की संस्कृति को देखना चाहते हैं। भारत यूनिटी में डाइवर्सिटी में यूनिटी देखने को मिलती है, विविधता में एकता। भारत वो ऐसा देश है, हम भारत के लाल हैं। तो कहने का मतलब है भारत में डाइवर्सिटी में यूनिटी देखने को मिली है, विविधता में एकता। हम अनेक जातियों के हुए, अनेक रंगों के हुए, अनेक भाषाओं के हुए, लेकिन फिर भी हम भारतीय हैं, अर्थात हम वन इंडियन है। कहने का मतलब है बंगाली, गुजराती, मराठी, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कई राज्यों के होकर भी हम, अगर हमसे कोई पूछता है कि हम कौन है, तो हम इंडियन है। कहने का मतलब हम भारतीय, हमारी एक ही राष्ट्रीयता है, हम भारतीय हैं। तो कहने का मतलब है भारत देश का यही गौरव रहा है, भारत देश की संस्कृति यही रही है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो गुप्त काल था, उज्जैन उस समय प्रमुख व्यापारी केंद्र था, अर्थात व्यापार की दृष्टि से उज्जैन उस समय बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था। और दोस्तों आपको बता दें कि गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के चलाए, तो ये बहुत बार पूछा गया है कि स्वर्ण सिक्के सर्वाधिक किसने चलाए, तो गुप्त राजाओं ने चलाए। जिन्हें क्या कहा जाता था, गुप्त स्वर्ण सिक्कों को दीनार कहा जाता था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। और दोस्तों आपको बता दें कि गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, अर्थात ये विष्णु को मानने वाले थे, विष्णु देवता को, अर्थात भगवान विष्णु को ये मानने वाले थे, उन्हीं का अनुकरण करते थे दोस्तों। इसीलिए इनका राज चिन्ह भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ हुआ करता था। और जो मंदिर निर्माण की कला होती थी दोस्तों, मंदिर निर्माण की कला का जो विकास हुआ, प्रारंभ हुआ, वो गुप्ता डायनेस्टी में ही देखने को मिलता है, अर्थात गुप्त काल में ही देखने को मिला। और दोस्तों आपको बता दें कि मैंने अभी लास्ट वीडियो में आप बताया था कि एलोरा की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो एलोरा की गुफाएं बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों का वहाँ पर स्थल मिलता है, इसीलिए एलोरा की गुफाओं में तीनों धर्मों के स्थल मिलते हैं, अर्थात बौद्ध धर्म की भी मान्यता वहाँ मिलती है, जैन धर्म की और हिंदू धर्म की। लेकिन दोस्तों आज हम बता रहे हैं अजंता, और अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अजंता में जो गुफा नंबर 16, 17 और 19 है, ये गुप्तकालीन है, अर्थात गुप्ता डायनेस्टी की है। दोस्तों आपको बता दें कि कई गुफाएं होंगी, उनका सीरियल नंबर दिया गया होगा, तो जो 16, 17 और 19 नंबर वाली गुफा है वो गुप्ता एरा की है, अर्थात गुप्त काल की है। दोस्तों ये बातें इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप जरूर लर्न कर लीजिएगा। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। ये आपको क्या बता रहा है, ये बौद्ध धर्म के महायान शाखा से, हीनयान और महायान दो भागों में बटे थे, जो बौद्ध धर्म था बटा था। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो अजंता की गुफाएं थी बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित थी, अर्थात अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म के वहाँ पर अजंता की गुफाओं में चित्र बहुत ज़्यादा मिले हैं। बौद्ध धर्म के बहुत ही अधिक विवरण अजंता की गुफाओं से प्राप्त होते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि गुप्ता डायनेस्टी है, यानी गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं। ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि जो गुप्त काल था उसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता था। दोस्तों आपको बता दें कि कई बार यूपीएससी तक ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि जो समुद्रगुप्त का पुत्र था रामगुप्त, जब शक राजा ने रामगुप्त को जो रामगुप्त था थोड़ा डरपोक किस्म का राजा था, डरपोक किस्म का शासक था, सिंपल अगर टर्म में मैं आपको समझाऊं तो दोस्तों आपको बता दें कि जो शक राजा थे उन्होंने रामगुप्त को अपनी पत्नी ध्रुव देवी को देने को विवश कर दिया। अर्थात जब रामगुप्त शक राजा से पराजित हुआ तो रामगुप्त ने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शक राजा को दे दिया। लेकिन दोस्तों ये बात उनके छोटे भाई से सहन नहीं हुई। उसके छोटे भाई का क्या नाम था, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था उसने, उसके छोटे भाई ने स्त्री वेश धारण किया, और जो शकाधिपति था अर्थात जिसने ध्रुव देवी को ग्रहण कर लिया था, तो शकाधिपति की हत्या कर दी ध्रुव देवी अर्थात एक स्त्री के वेश में जाकर। एवं बाद में रामगुप्त अपने बड़े भाई का भी वध कर दिया, किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो रामगुप्त जो समुद्रगुप्त का पुत्र था, इसकी पत्नी ध्रुव देवी को शक राजाओं ने ग्रहण कर लिया था, अर्थात ये रामगुप्त थोड़ा डरपोक था, तो शक राजाओं ने इन पर आक्रमण किया और ये हार गया, तो इसने अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शक राजाओं को दे दिया। तो दोस्तों इस
इसका जो छोटा भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय, उसने स्त्री वेश धारण किया और सका अधिपति की हत्या कर दी स्त्री वेश में जाकर, अर्थात उसके साथ छल किया और उन्हें उनका उनको मृत्यु दंड दे दिया दोस्तों। एवं बाद में रामगुप्त का भी वध कर दिया, यानी अपने बड़े भाई का भी वध कर दिया, क्योंकि ये भी डरपोक था। तो वध करके उसकी पत्नी अर्थात जो इसकी भाभी का हुआ करती थी, तो उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर सिंहासन आरूढ़ हो गया, अर्थात ध्रुव देवी से इसने स्वयं विवाह कर लिया। तो पूछा गया है कि समुद्रगुप्त के छोटे भाई का क्या नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा जरूर। और उसके बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट पॉइंट पर। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 3 राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित की। दोस्तों आपको बता दें कि प्राचीन काल में क्या करते थे ना राजा लोग, सबसे ज्यादा रानियां रखते थे। तो रानियां रखते थे इसलिए क्योंकि वो रानियां रखने का मतलब है वो ज्यादा अपने आप को महान समझते थे। प्राचीन काल में जिन राजाओं के पास जितनी रानियां हुआ करती थी वो उतने ज्यादा महान अर्थात प्रसिद्ध समझे जाते थे, फेमस हुआ करते थे। तो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने राजवंश का विस्तार वैवाहिक संबंधों के माध्यम से किया। उन्होंने 3 वंश से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। एक वाकाटक वंश था, एक नाग वंश था, एक कदम्ब वंश था। तो दोस्तों जो नाग वंश की राजकुमारी थी कुबेर नागा, कुबेर नागा से चंद्रगुप्त द्वितीय ने विवाह कर लिया। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने जब कुबेर नागा से विवाह किया तो उनकी एक पुत्री का जन्म हुआ। पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्ता। कुबेर नागा से प्रभावती गुप्ता उत्पन्न हुई विवाह के। और दोस्तों आपको बता दें कि जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ प्रभावती गुप्ता का विवाह कर दिया, अर्थात प्रभावती गुप्ता का विवाह कर दिया, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने ये कुबेर नागा से विवाह कर लिया था जो नाग वंश की थी। दोस्तों कहने का मतलब है इन्होंने अपने वैवाहिक संबंध से राजवंश को राज्य का विस्तार किया। और जो कुमारगुप्त प्रथम था, कुमारगुप्त प्रथम ने महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, अजित महेंद्र, महेंद्रादित्य, महेंद्र कुमार आदि नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों कई बार एग्जाम में ये उपाधियां पूछ ली जाती कि ये किसकी उपाधि हुआ करती थी, अर्थात इसे किस नाम से जाना जाता था। तो कुमारगुप्त प्रथम को महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, आज मतलब महेंद्र नाम आपको दिख रहा है तो समझिए कुमारगुप्त प्रथम। और जो कायस्थ थे, कायस्थों का उल्लेख किस स्मृति में मिला है? तो याज्ञवल्क्य स्मृति में। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। ये एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा नोट पॉइंट डाल करके लिखा गया था। ये पॉइंट जो कायस्थों का उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। दोस्तों आपको बता दें कि जो गुप्त काल था इसमें जो दास प्रथा थी ये चलती थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, आपको बता दें। और सती प्रथा भी गुप्त काल में प्रचलित थी। आधार सती प्रथा और दास प्रथा दोनों प्रचलित थी। सती प्रथा क्या हुआ करता था दोस्तों, आपको बता दें कि जैसे किसी स्त्री का अगर पति का मतलब मृत्यु हो जाती थी तो उस पति के साथ मतलब ये जीवित स्त्री को भी जला दिया जाता था। यही प्रथा एक प्रकार से सती प्रथा हुआ करती थी। दोस्तों आपको बता दें कि जो शैव एवं वैष्णव धर्म के समन्वयन के फलस्वरूप किसकी मूर्तियों का निर्माण हुआ? क्या मूर्तियों का निर्माण किस युग से प्रारंभ हुआ? तो गुप्त ईरा से प्रारंभ हुआ। दोस्तों आपको बता दें कि जो गुप्त युग से शैव एवं वैष्णव धर्म के समन्वय अर्थात मिलन के फलस्वरूप किस मूर्तियों का निर्माण हुआ उसका क्या नाम था? तो हरिहर। दोस्तों आपको बता दें शैव मतलब शिव धर्म को मानने वाले, वैष्णव धर्म मतलब अर्थात विष्णु भगवान विष्णु का अनुकरण करने वाले, तो हरि भगवान विष्णु को कहा जाता है। जबकि हर हर महादेव आप जानते ही हर भगवान शंकर को कहा जाता है। तो हरिहर अर्थात भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों का मिश्रण, तो वही समन्वयन कह रहे। तो आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं, आपको ये भूलने वाला क्वेश्चन वैसे है नहीं। और दोस्तों अब हम जहाँ पर चल रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एसएससी हो, यूपीएससी हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो, यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, पीसीएस हो, आरओआरओ हो, लेखपाल हो, बीडीओ हो, पीसीएस मेंस हो, पीसीएस प्री हो, कहने का मतलब आप किसी भी एग्जाम में जाते तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों वैसे बता दूं आपको कि गुप्त काल से इन जो ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको परीक्षा में ये एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर देखने को मिलेगी। पिछली बार भी पेट 2021 वाले में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, वो धनवंतरी वाला, कि धनवंतरी किसके दरबार में, जो चंद्रगुप्त दरबार के नवरत्नों में से एक थे, तो वो क्या थे? तो उनके बारे में पूछा गया था। तो धनवंतरी एक चिकित्सक थे, तो वही पूछा गया था। दोस्तों आपको बता दें कि ये वाला इंपॉर्टेंट बहुत है, तो आप सही से इसको माइंड सेट कर लीजिए और सही से दिमाग लगा के सुनिए। दोस्तों आपको बता दें कि जो मालविकाग्निमित्रम था इसकी जो रचना करी थी कालिदास ने करी थी। और दोस्तों मालविकाग्निमित्रम में क्या है? मालविका एवं अग्निमित्र की प्रणय कथा है, अर्थात प्रेम की कथा, वही जो शादी वादी कर लिया था उन्होंने आपस में। तो दोस्तों आपको बता दें कि गुप्ता एरा में जो जितने राइटर हैं, इन्होंने जो रचनाकार हैं, इन्होंने जो लिखा अधिकतर प्रेम के ऊपर ही कथा लिखी है। तो आप भी प्रेम में मत सोना बाबू के पीछे मत पड़ जाइएगा, क्योंकि अधिकतर लोग इस समय सोना बाबू के ही पीछे पड़े हैं दोस्तों। लेकिन आपको बता दें कि आपको सोना बाबू के पीछे तनिक भी नहीं पड़ना है, आपको सिर्फ ओनली पढ़ना है, क्योंकि हमें अपने पेरेंट्स का नाम करना है।
और पेरेंट्स का नाम कब होगा, आप एक गवर्नमेंट जॉब में सेटल हो जाएंगे, आप गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। देखिए आजकल क्या है ना, समाज में आप, सोसाइटी में आप जब गवर्नमेंट जॉब पा जाते हैं ना, तो आपकी रिस्पेक्ट थोड़ा बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब ही लीजिए तभी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, आप शिक्षा अर्जित कीजिए, रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी वैसे भी, लेकिन दोस्तों क्या है, स्टेटस थोड़ा बन जाता है। तो इसलिए अभी हमें गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेना जरूरी है, तो हम अभी उसी को टारगेट करते हुए पढ़ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जो मालविकाग्निमित्रम है, इसकी जो रचनाकार थे वो कालिदास थे। तो इसमें क्या बताया गया है, अग्निमित्र एवं मालविका की प्रणय कथा के बारे में बताया गया। तो कभी कभी दोस्तों आप डीपली ये पूछने लगा कि मालविका अग्निमित्रम किसकी रचना, ये नहीं पूछ करके पूछेगा कि मालविका एवं अग्निमित्र जो इनकी प्रणय कथा थी, इसको इसके बारे में किसने बताया, यानी कालिदास ने बताया, किसने बताया, मालविका अग्निमित्रम एक रचना थी उसमें बताया था। और दोस्तों कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम भी लिखा था, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप पहले से इसके बारे में जानते होंगे। दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा बचपन में ही अपने लोगों ने पढ़ लिया है कि दुष्यंत शेर के बच्चों के दांत गिना करता था, होनहार बीरवान की होश चीकने पात, और वीरों के लक्षण दिखाई देते थे। होनहार बीरवान की होश चीकने पात कहने का मतलब जिसको कुछ अच्छा करना है उसके लक्षण पहले से ही दिखाई देने लगते हैं। तो दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कथा जो है अभिज्ञान शाकुंतलम यानी कालिदास ने लिखा है, उसी में वर्णित किया है, दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कथा के बारे में बताया है। दोस्तों आपको बता दें कि विक्रमोर्वशीयम इसको भी कालिदास ने लिखा, और इसमें पुरवरवा एवं अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा है। दोस्तों आपको बता दें कि अप्सराएं क्या होती है, जो सुंदर कन्याएं होती हैं उन्हीं को, मतलब सुंदर जो स्त्रियां होती हैं, सुंदर कन्याएं होती हैं उन्हीं को अप्सरा कह दिया जाता है। तो इसमें एक सम्राट पुरुरवा था और एक अप्सरा उर्वशी थी। तो जो पुरुरवा था उर्वशी के प्रेम में पागल हो गया था। तो पुरुरवा और उर्वशी के प्रेम की जो कथा है विक्रमोर्वशीयम में लिखी है, और किसने लिखा है, कालिदास ने। उसके बाद में दोस्तों ये बहुत पूछा जाता है कि मुद्रा राक्षस किससे रिलेटेड है। मुद्रा राक्षस के तो राइटर वैसे ही इंपॉर्टेंट है कि मुद्रा राक्षस किसने लिखी, विशाखदत्त ने लिखी। और दोस्तों आपको बता दें कि मुद्रा राक्षस में सबसे ज्यादा बताया गया है चंद्रगुप्त मौर्यकालीन विश्लेषण के बारे में। मुद्रा राक्षस नाम में राक्षस है, तो इसका मतलब किसी राक्षस के बारे में इसमें नहीं बताया गया है, ये आपको इंपॉर्टेंट नोट्स रखिएगा। तो दोस्तों आपको बता दें इसमें चंद्रगुप्त मौर्यकालीन जो विश्लेषण था और इसकी जो कथाएं थी, पूरी एकदम कहानियां थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय की, क्या क्या कैसे से हुआ, इसके बारे में विस्तार से वर्णन है मुद्रा राक्षस में। उसके राइटर कौन है, लेखक कौन है, विशाखदत्त। और दोस्तों आपको बता दें कि एक देवी चंद्रगुप्तम है, इसे भी विशाखदत्त ने लिखा था। चंद्रगुप्त द्वितीय आधार, जिन्हें हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं, जो शक राजा का वध करके ध्रुव देवी से इन्होंने विवाह कर लिया था। इनके बड़े भाई का नाम रामगुप्त था, अभी मैंने आगे बता दिया है, उसको थोड़ा और आगे पढ़ा दिया है कि शक राजाओं ने रामगुप्त से ध्रुव देवी को छीन लिया। ध्रुव देवी रामगुप्त की पत्नी थी और रामगुप्त का छोटा भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय, तो इसने बाद में स्त्री का वेश धारण कर शकाधिपति यानी शक राजा की मृत्यु कर दी और ध्रुव देवी से विवाह कर लिया, और उन्होंने रामगुप्त ने अपने बड़े भाई का भी वध कर दिया। दोस्तों आपको बता दें कि जो मृच्छकटिका में शूद्रक की पुस्तक है, तो इसमें चारुदत्त एवं बसंत सेना की प्रेम कथा है। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो रचनाएं मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इतनी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हम खुद नहीं बता सकते कि कितनी इंपॉर्टेंट है। आप परीक्षा में इसे एक ना एक देखेंगे ही, और आती जरूर है दोस्तों, इसलिए लर्न कर लीजिएगा। मृच्छकटिकम जो है शूद्रक ने लिखा है। चारुदत्त एवं बसंत सेना की प्रेम कथा, यहाँ पर प्रेम कथा के बारे में ही ज्यादा है दोस्तों। तो स्वप्न वासवदत्तम ये भास द्वारा लिखी है। महाराज उदयन एवं वासवदत्ता की प्रेम कथा। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर आपको प्रेम कथा के बारे में ही ज़्यादा मिला, तो आप भी प्रेम कथा में मत पड़ जाइएगा, क्योंकि लब का फुल फॉर्म आप जानते नहीं होंगे, तो हम बता दें। लब मतलब यल फॉर लेक ऑफ सारो, लेक ऑफ सारो का मतलब दुख की झील है। ओ फॉर ओशियन ऑफ टीयर्स आंसुओं का महासागर, भी फॉर वैली ऑफ डेथ मृत्यु की घाटी, और ई फॉर एंड ऑफ लाइफ जीवन का। तो इन्हीं लब में चारों चीज़ें हो जाती। कहने का मतलब आप किसी भी पिक्चर या किसी भी मूवी को देखते होंगे, वैसे हमने तो मूवी देखा नहीं है ज़्यादा, हमने तो सिर्फ रामायण देखी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो लब है, इसमें यल फार लेक ऑफ सारो दुख की झील है, ओ फार ओशियन ऑफ टीयर्स आंसुओं का महासागर, भी फार वैली ऑफ डेथ मृत्यु की घाटी, फार एंड ऑफ लाइफ जीवन का अंत। कहने का मतलब आप किसी भी मूवी में देखते होंगे, किसी भी पिक्चर में, तो यही चीज पाते होंगे। लेक ऑफ सारो, हीरो और हीरोइन एक दूसरे के प्रेम में, मतलब उधर वो हीरो दुखी रहता है, इधर हीरोइन दुखी रहती है, और अभिनेत्री और अभिनेता दुखी रहते हैं। ओ फार ओशियन ऑफ टीयर्स आंसुओं का महासागर, उधर रोता रहता है, ये इधर रोता रहता है। वी फार वैली ऑफ डेथ, और दो हीरो किसी एक हीरो, मतलब एक अभिनेत्री के पीछे पड़ जाते हैं, और एक अभिनेत्री किसी एक ही हीरो की तो होगी, तो इसलिए दोनों हीरो में लड़ाई होती है, और कोई एक जीत जाता, कोई एक की डेथ हो जाती है। तो मृत्यु की घाटी के आप नज़दीक पहुंच जाते हैं, एंड आप लाइफ जीवन का अंत हो जाता है। कहने का मतलब सिंपल हमारे ये है कि आप लब के
पीछे मत पढ़िए, आप सोना बाबू के पीछे मत पढ़िए, आप सही से पढ़िए, आप अपने माता पिता का नाम रोशन करिए, क्योंकि आपका काम है पढ़ाई करना। दोस्तों आपको बता दें कि और इनसे रिलेटेड कुछ और रचनाएं हैं, तो आपको इसे भी लर्न कर लेना है। कालिदास की कुछ रचनाएं और इंपॉर्टेंट है, ऋतुसंहार है, मेघदूत है, कुमार संभव है, रघुवंशम है। तो ये जो 4 रचनाएं ये भी इंपॉर्टेंट है, और ऊपर मैंने 3 बता दी, तो उसको यहाँ पर मैंने नहीं रिटर्न किया है। दोस्तों आपको बता दें कि जो 10 कुमार चरित है ये दंडी ने लिखा था, दंडी ने, और काव्य दर्शन भी दंडी ने ही लिखा है, और अमर कोश ये अमर सिंह ने लिखा है। और जो 12 बोराह मिहिर थे ये खगोल शास्त्री थे, इन्होंने बृहद संहिता लिखा, और पंच सिद्धांत का भी वराहमिहिर ने लिखा। वराहमिहिर कौन थे? खगोल शास्त्री, अर्थात जो अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में बताता है, खगोल के बारे में बताता है। दोस्तों आपको बता दें कि आर्यभट्ट ने ब्रह्म सिद्धांत भी लिखा, सूर्य सिद्धांत भी लिखा, और आर्यभट्टियम तो आर्यभट्ट से नाम से ही स्पष्ट है, तो ब्रह्म सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम को आर्यभट्ट ने लिखा था। और दोस्तों आपको बता दें कि यार जो हमारे द्वारा सबसे पहले उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था वो भी आर्यभट्ट के नाम से ही किया गया था, तो आर्यभट्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपको बता दें कि जो चरक थे ये चरक संहिता के राइटर थे, और चरक एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक सुश्रुत ये लोग चिकित्सक थे। और मेरे चिकटकम तो मैं ऊपर ही बात कर चुका हूँ कि शूद्रक द्वारा लिखित पुस्तक है। और दोस्तों आपको बता दें कि यूपीएससी तक इस क्वेश्चन को पूछा गया है, और वैसे दोस्तों इसका आंसर तो मुझे नहीं बताना चाहिए था, लेकिन मैंने लिख दिया तो अब यहाँ बताना ही पड़ेगा। लेकिन आप इसके बारे में क्या डिफरेंस हो सकता है आप हमें कमेंट करके अवश्य बता सकते हैं। दोस्तों इंटरव्यू क्वेश्चन है, मैंने रख दिया है, मुझे पता था, तो दोस्तों यूपीएससी तक ये पूछा गया है कि शेक्सपियर एवं कालिदास की रचनाओं में मुख्य अंतर क्या होता है। तो शेक्सपियर एवं कालिदास की रचनाओं में प्रेम कथा के अंत में जो मुख्य अंतर देखने को मिलता है, दोस्तों आपको बता दें कि जो कालिदास की रचनाएं होती है जब उनकी एंडिंग होती है तो हैप्पी एंडिंग होती है, एक प्रकार से सुख में अंत होता है, अर्थात हंसी खुशी से अंत होता है। लेकिन जो ये शेक्सपियर है कालिदास की रचनाओं में तो हैप्पी एंडिंग होती है, लेकिन इनके बीच में हैप्पी एंडिंग नहीं होती, इनकी दुखद एंडिंग होती है। शेक्सपियर की आप कोई भी कहानी पढ़िए, कोई भी पोएम पढ़िए, दोस्तों आपने 9, 10, 11, 12 में पढ़ा होगा, इन्होंने अधिकतर दुख भरी कथाएं लिखी हैं। तो इन्होंने इनकी स्टोरी हमेशा, इनकी जो पोएम है वगैरह, ये जो रचनाएं हैं इनकी, ये हमेशा दुख से ही खत्म होती हैं। तो आपको बता दें कि जो कालिदास की रचनाएं हैं इनका जो अंत होता है वो सुख से होता है, यानी सुखांत होता है, और जबकि जो शेक्सपियर है इनकी रचनाओं में दुख भरी कहानियां देखने को मिलती हैं, अर्थात इनकी रचना का अंत दुखांत से होता है। दोस्तों आपको बता दें कि जो महाभारत एवं रामायण का संकलन है ये भी अंतिम रूप से इसी काल में हुआ था। और दोस्तों ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सही से लर्न कर लीजिए, क्योंकि इसमें से 2 क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिक्स हैं आपकी परीक्षा में आने को। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश, ललितपुर कहाँ है? अपने एक मतलब जिला है उत्तर प्रदेश का, दक्षिण में पड़ता है, मध्य प्रदेश से सीमा लगाता है तीनों ओर से ललितपुर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, हमने आपको एक क्वेश्चन समझिए और बता दिया कि जो ललितपुर है ये मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा है, और मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों से सीमा लगाता है, 11 जिलों से। दोस्तों आपको बता दें कि जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है ललितपुर में बना है, ललितपुर जिला है, यूपी का है अपने। और तिगवा का विष्णु मंदिर ये भी जबलपुर मध्य प्रदेश में बना है, जबलपुर में। दोस्तों आपको बता दें कि अधिकतर जो किसी राज्य का हाई कोर्ट होता है उस राज्य की राजधानी में होता है, जैसे, लेकिन ऐसा हर जगह देखने को नहीं मिलता। जैसे आप अपने उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? वहां पर है इलाहाबाद में, उसकी खंडपीठ है लखनऊ में, लखनऊ में हाई कोर्ट नहीं है, ये आप गलत याद कर रहे हैं अगर याद कर रहे हैं तो। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद में है, इलाहाबाद की एक मुख्य ब्रांच है, मुख्य खंडपीठ है वो लखनऊ में है। और ऐसे ही दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? तो जबलपुर में है। ये आप गलत फहमी में मत रहिए कि मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट भोपाल में होगा, क्योंकि भोपाल राजधानी है मध्य प्रदेश की। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले 4-5 वर्षों से इंदौर भारत में सर्वाधिक स्वच्छ शहरों की श्रेणी में सबसे ऊपर है, तो नंबर 1 रैंकिंग में बना हुआ है। तो दोस्तों आपको ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहरों की श्रेणी में सबसे ऊपर कौन सा है? मध्य प्रदेश है। और जो एरन का विष्णु मंदिर था ये भी सागर जिला मध्य प्रदेश में ही है। और भूमरा का शिव मंदिर भी सतना, ये डिस्ट्रिक्ट है एक, मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी में। और पन्ना ये हीरे के लिए फेमस है। नचना कुमार का पार्वती मंदिर भी ये मध्य प्रदेश में है। दोस्तों आपको बता दें कि जो भीतर गांव वाला मंदिर है ना, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि कुछ बता ही नहीं सकते, क्योंकि ये यूपी का है और आप यूपी पे एग्जाम देने जा रहे हो यूपी का। तो भीतर गांव का जो कृष्ण मंदिर, यानी भीतर गांव का मंदिर, ये कानपुर में है। दोस्तों आपको बता दें कि इसे आपको याद रखना है। और जो नागोद का शिव मंदिर है, नागोद का, ये भी सतना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में पड़ता है। और जो नव हिंदू धर्म है, न्यू हिंदू का रिलीजन है, इसकी भी शुरुआत इसी काल में अर्थात गुप्ता डायनेस्टी में हुई थी। दोस्तों आपको बता दें कि जो गुप्तकालीन समाज था ये ब्राह्मणवादी था। कैसा था? ब्राह्मणवादी था। तो आप इसे भी थोड़ा लर्न कर लेंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि स्कंदगुप्त ने अपनी राजधानी अयोध्या, वैसे दोस्तों हम आपको बता दें कि हमारा डिस्ट्रिक्ट भी अयोध्या ही है, तो अयोध्या आ गया तो वैसे और अच्छी बात है। तो स्कंदगुप्त ने अपनी राजधानी अयोध्या में स्थानांतरित करी थी।
कहाँ करी थी? अयोध्या में, अर्थात स्कंदगुप्त ने अपनी एक राजधानी अयोध्या में भी स्थानांतरित की थी। और दोस्तों आपको बता दें कि इसी से पिछली बार एक पेट में एक क्वेश्चन आया था, पहला नंबर इसीलिए हमने उनको धन्वंतरी को ही लिखा, जो क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे धन्वंतरी, तो धन्वंतरी क्या थे? धन्वंतरी एक चिकित्सा क्षेत्र से रिलेटेड थे, अर्थात चिकित्सक थे। दोस्तों अभी इस समय आपको बता दें कि अभी लेखपाल मैंने एग्जाम दिया है, वैसे मेरा इस बार हो भी जाना है, लेकिन क्लियर तो अभी कर नहीं सकता, मार्क्स तो वैसे अच्छे हैं, लेकिन अभी जब तक रिजल्ट नहीं आ सकता कुछ नहीं कहा जा सकता। दोस्तों आपको बता दें कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे, तो उसमें से जो धन्वंतरी थे वो चिकित्सक थे। और एक बार अब की बार एक क्वेश्चन भी पूछा गया था लेखपाल मेंस में, पूछा गया था कि बीसी राय पुरस्कार, उसमें शॉर्टकट दे दिया था, बीसी राय का मतलब विधान चंद्र राय। दोस्तों आपको बता दें कि जो 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है ना, वो विधान चंद्र राय जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ही मनाया जाता था, वो बहुत प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो बीसी राय पुरस्कार किससे संबंधित है? चिकित्सा से। ये भी आप इंपॉर्टेंट है, हो सकता है रिपीट कर ले, क्योंकि पेपर बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसलिए हमने कहा इसको भी बता देते, क्योंकि लेखपाल में इस बार पूछा गया, लेखपाल में इसमें। दोस्तों आपको बता दें कि जो घट कर पर था ये कवि था, क्या था? कवि था। और कालिदास क्या थे? लेखक थे। कालिदास क्या थे? लेखक थे। वरामिर कौन थे? खगोल शास्त्री थे। और अमर सिंह कोशकार थे, जो डिक्शनरी वगैरह लिखते हैं। और कच्छपनक जो था वो ज्योतिष था। वरुरुचि था कि एक संस्कृत व्याकरण, अर्थात व्याकरण को जानने वाले को व्याकरणज्ञ कहते हैं। तो बेताल भट्ट कौन था? ये मंत्र शास्त्र का रचयिता था। मंत्र, बेताल भट्ट नाम से ही स्पष्ट है कि मंत्रों का ज्ञाता था, मंत्र शास्त्र बनाता था, अर्थात मंत्र शास्त्र का ज्ञाता था। और शंकुजू का क्या था? शिल्प शास्त्र के रचयिता थे, अर्थात शिल्पकार, रचयिता नहीं मतलब शिल्पकार के प्रमुख थे, विद्वान थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासन काल था, कला एवं साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है, और ये बहुत फेमस शासक हुआ गुप्ता डायनेस्टी का। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल तो जो था वो आर्ट एंड लिटरेचर का गोल्डन इरा कहा जाता था, स्वर्ण काल कहा जाता है। और दोस्तों आपको बता दें कि विक्रम संवत की शुरुआत भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने करी है। चंद्रगुप्त द्वितीय कौन था? विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य के नाम से ही विक्रम लिया गया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रम संवत की भी शुरुआत करी थी। दोस्तों आज हमारा गुप्ता डायनेस्टी खत्म होता है, अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को क्लियर करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि यूपीएससी पेट का पेपर, जैसा कि आप जानते हैं, 15 to 16 अक्टूबर को संभावित है, पर परीक्षाएं 15 से 16 अक्टूबर को होंगी। अभी एग्जाम एक्सटेंड नहीं होगा। आप इस मतलब इस बात पे मत भरोसा रखिए कि अभी भी एग्जाम एक्सटेंड हो जाएगा और अभी एग्जाम 10-15 दिन टल सकता है। तो आप अभी एग्जाम में कंटिन्यू हार्ड वर्क करते रहिए, आपको कंटिन्यू वीडियो मिलती हैं, आप डेली पढ़िए, नोट्स भी बना लीजिए। आपको जब हिस्ट्री खत्म हो जाएगा तो आपको नोट्स तो हमने बोल ही दिया कि प्रोवाइड करा दिया जाएगा, लेकिन आप खुद से भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप खुद से ही एक बार वीडियो देखेंगे, वीडियो देखते देखते आप लिखेंगे खुद से, जब आपकी हाथ चलेंगे तो आपको खुद ही कुछ चीज़ें याद हो जाएंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें लिखने से भी याद हो जाती है। दोस्तों आपको बता दें, और आप सोच रहे होंगे कि ये इतना पढ़ा तो देते हैं सर, आप याद कैसे होगा? तो कहने का मतलब दोस्तों, आप किसी भी चीज़ को बार बार रिवाइज करके ही याद कर सकते हो। किसी चीज़ को याद नहीं किया जा सकता। आप 2-3 बार इसे पढ़ेंगे ना, लगभग सब आपको याद हो जाएगा। हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि घट कर पर कविता तो आप ऐसे रटिए, घट कर पर कविता, घट कर पर कविता, ऐसे नहीं करना है आपको। 3-4 बार पढ़ लेना है और आपके दिमाग में, माइंड में एक मतलब एक इमेजिनेशन सेट हो जाएगी कि घट कर पर कौन था कवि। जब आपको देखो, आपको यहाँ याद नहीं करना है, हम सिंपल आपको बता रहे हैं कि आपको वहाँ पर 4 ऑप्शन मिलेगा, सिर्फ आपको वही ऑप्शन वहाँ टिक कर लेना है सही से। तो टिक कब कर पाएंगे? जब आप 4-5 बार पढ़े रहेंगे ना, किसी भी चीज़ को रिपीट करे रहेंगे, रिवीजन किए रहेंगे ना, तो आपको देखते ही वही लगेगा कि इसका आंसर यही है। तो बस आप उसी को टिक करेंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि कभी भी किसी भी एग्जाम में आप 80+ अगर स्कोर करते हैं तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आप उस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे अच्छे नंबरों से। आप रैंकर भी बन सकते हैं अगर थोड़ा और वर्क करेंगे। तो कहने का मतलब है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप पढ़ाई करते रहिए। दोस्तों आपको बता दें कि आप हमारे वीडियो को यदि पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।